नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उदय सक्सेना। मैं जनरल मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा से एमडी हूँ। आज हम यहाँ पर अपना पहला पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं। सीमित संसाधनों के साथ ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा, जिससे हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आर के तिवारी जी, जो पिछले 15 सालों से उदर एवं गुदा रोगों में विशेषज्ञता हासिल करे हुए हैं और काफी वर्षों से सरकारी संस्थान में एक मेडिकल ऑफिसर और आज एमएस के पद को एमएस की डिग्री को हासिल कर चुके हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आर के तिवारी जी का। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप अपने सफर के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आप कैसे आज एक शल्य तंत्र के विशेषज्ञ हैं और आपने क्या क्या अनुभव हासिल किए हैं। जी, मैंने पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल से बीएमएस किया। उसके बाद मैंने एक वर्ष जो है सीआरएवी का कोर्स भिलाई में डॉक्टर केवीएस राव सर के मार्गदर्शन में पूर्ण किया। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश सरकार में राजपत्रित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद में कार्यरत हूँ और पिछले 15 सालों से मैं गुदा एवं उदर रोग की बीमारियों की विशेषज्ञता हासिल करके रखा हूँ और उनके रोगों का उपचार निरंतर कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आज आप किस विषय पर हमसे चर्चा करना चाहेंगे? जी, मुख्य रूप से आजकल जो सामान्य जन को खान पान की सबसे बड़ी समस्या होती है, खान पान की वजह से उनको जो गुदा मार्गत बीमारियां जैसे कि फिशर या पाइल्स, फिस्टुला, इस तरह की जो सामान्य बीमारियां होती हैं, उसके बारे में हम आपसे और सामान्य जन को उसके बारे में जागरूकता बताने के लिए आपसे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज जो आपका विषय है फिशर, इसके बारे में थोड़ा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। जी, फिशर एक खान पान से संबंधित बीमारी है जिसमें अनियमित खान पान एवं लोगों की अनियमित दिनचर्या की वजह से जब लोगों को कब्ज की शिकायत होती है और उस कब्ज की वजह से जो गुदा मार्ग होता है उसमें जो है कट घाव हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जलन होना, खून आना और इसके साथ साथ दर्द होना, ऐसी शिकायतें होती हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका प्रेवलेंस कितना है, यानी ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, किस इलाके में ज्यादा पाया जाता है? जी, इसका मुख्यतः जो है सबसे ज्यादा जो इस रोग से जो ग्रसित हैं वो पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं में इस रोग की बाहुल्यता है क्योंकि महिलाओं में डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा, क्योंकि जब डिलीवरी के पहले जब बच्चा फीटस रहता है पेट में तो उस समय जो प्रेशर बनता है वो रेक्टम में जाके प्रेशर बनता है, इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। और जब डिलीवरी के बाद अधिकांशतः महिलाओं में एंटीरियर फिशर, मतलब जो अपना गुदा मार्ग है उसके अग्रभाग में वहां पर घाव होने का चांस रहता है। इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों वर्ग को हो सकते हैं। मुख्य रूप से इसका जो प्रिवलेंस है वो 30 साल से लेकर 70 साल के बच्चों, 70 साल के व्यक्तियों के बीच ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब, लोगों के बीच में ऐसा मानना है कि अपना पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये जो अलग अलग बीमारियां हैं ये लोग एक ही तरह से देखते हैं। जी, तो ये फिशर बाकी बीमारियों से अलग कैसे है? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है क्योंकि सामान्य जन हर गुदा मार्ग की बीमारी को बवासीर समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बवासीर, फिशर, फिस्टुला, ये तीनों ही जो सबसे सामान्यतः गुदा मार्ग की बीमारियां हैं, तीनों ही बीमारियां अलग अलग तरह की हैं। फिशर, जिसको परिकर्तिका कहते हैं, उसमें जो मल मार्ग होता है उसमें अगर कोई घाव हो जाता है तो उसको फिशर कहते हैं। और जो पाइल्स होता है जिसको बवासीर सांव कहते हैं, उसमें या तो अंदर मस्से रहेंगे या बाहर मस्से रहेंगे, मलमार्ग में अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। और जो फिस्टुला होता है उसमें जो है मावाद आने की, जो मलमार्ग के चारों तरफ कोई अगर फुंसी होगी, फोड़ा होगा और उससे मावाद आएगा, उसको भगंदर कहते हैं। ये 3 तरह की जो बीमारियां हैं ये मलमार्ग की सबसे सामान्य रूप से पाई जाने वाली बीमारियां हैं और इनको सामान्य जन को इसके बारे में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये लोगों के बीच में फिशर को लेकर काफी सारी गलतफहमियां हैं या मिथक हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि लोगों के बीच में सोचना है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा या इसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है, ये समय के साथ कम होता जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है जो फिशर बीमारी होती है ये 2 तरह की होती है। एक होता है एक्यूट फिशर, दूसरा होता है क्रोनिक फिशर। अगर किसी मरीज को 4 हफ्ते से पुराना है तो उसको क्रोनिक फिशर कहते हैं, अगर 4 हफ्ते से पहले का है तो वो एक्यूट फिशर होता है। व्यक्ति जो है, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने खान पान की शैली को सुधार लेता है और उसको कब्ज है, जैसे अगर उसको लगातार कब्ज बनी रहती है तो उसको कब्ज को दूर करके रखे, खाने में जैसे कि वो खाने का अपना परहेज रखे, मिर्च मसाला तले वाली चीजें ना खाए
और बाहर का जो आजकल फास्ट फूड का सबसे ज्यादा सेवन हो रहा है, अगर उस फास्ट फूड का सेवन ना करे, वो पानी अधिक से अधिक पिए, जो रेसे वाली चीजें तो हैं, इससे वो प्रेशर से बचा हाँ रहे। बिल्कुल, जैसे रेसे वाले फल हैं, दलिया है, इस तरह की चीजें, जो रेसे वाले फल, रेसे वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करेगा, जिससे उसका कब्ज नहीं रहेगा, और कब्ज जब सही रहेगी तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर 4 हफ्ते से ज्यादा है और क्रोनिक फीसर का मरीज है, तो उसको सबसे पहले जो चिकित्सक है उनके पास जाके अपनी जांच करानी चाहिए, और उसके बाद फिर चिकित्सक उसके बीमारी के हिसाब से आगे का जो भी उपचार होगा उसके लिए प्लान करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसको इस हद तक वो समस्या आ चुकी है कि अब उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी, इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जब कभी भी मरीज को जलन होगी, या तो जब मोशन जाएगा उसके बाद जलन होगी, या तो उसको खून आएगा, लेटरिन के बाद खून आएगा, या लेटरिन से लग के खून आएगा, तो वो अक्सर मरीज जो है परेशान हो जाता है। और जब परेशान होता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने जो भी चिकित्सक हैं जो इसमें गुदा रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाए, और वो एक उसको जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद उसके हिसाब से जो भी उपचार होगा वो उपचार चिकित्सक उसको सलाह देंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। तो डॉक्टर साहब, ये जो फिशर है, इसको आयुर्वेद में किस तरीके से देखा जाता है? क्या इसे फिशर ही बोला जाता है? आयुर्वेद में इसका वर्णन है या नहीं है? जी, ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और सामान्य जन को इसके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। फिसर को आयुर्वेद में परिकर्तिका कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से अनियमित आहार विहार एवं दिनचर्या, अनियमित दिनचर्या, संयमित दिनचर्या है उससे होता है। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जो हमारा आयुर्वेद में बताया गया है, तो परिकर्तिका को स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जब भी वात पित्त आहार विहार का सेवन ज्यादा करता है रोगी, तो उससे क्या होता है कि मुख्यतः उसको मलबद्धता होती है, और मलबद्धता होने के बाद जो जैसे ही मलबद्धता होगी तो वो रोगी के जो मल मार्ग होगा वहां पे एक घाव बन जाएगा, और उसे परिकर्तिका कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में किन संहिताओं में उल्लेख मिलता है, या कहाँ इसके बारे में कोई अगर पढ़ता है, आयुर्वेद का छात्र है जो इसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में कहाँ पढ़ सकता है? जी, देखिए, परिकर्तिका का किसी भी संहिता में स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन नहीं है। अच्छा। लेकिन इसको जो हमारी चरक संहिता में सिद्ध स्थान है वहां पर इसको बस्ती के व्यापक के रूप में बताया गया है, अर्श एवं अतिसार के उपद्रव के रूप में बताया गया है, लेकिन किसी भी स्वतंत्र व्याधि के रूप में परिकर्तिका का वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए इसके लिए जो चिकित्सा भी आगे जब हम बात करेंगे, तो चिकित्सा के लिए हम जो व्रण की रोपण की औषधियां होती उनका प्रयोग करते हैं। अभी सर, जैसे आपने चिकित्सा की बात की, तो इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में आधुनिक चिकित्सा से किस तरह भिन्न है? जी, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके लिए बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो इसके लिए आयुर्वेदा में सबसे बड़ी चीज है कि उसमें आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। मतलब आयुर्वेदा सिर्फ एक चिकित्सा बस की विधा नहीं है, बल्कि ये पूर्णतः जो है एक जीवन की स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। मीन्स आपको खान पान के साथ साथ आपके जीवन जीने की कैसी कला है, वो आयुर्वेदा है। अभी इसमें जो आपने पूछा कि इसका आयुर्वेदा और आधुनिक चिकित्सा में, दोनों में चिकित्सा में क्या विभिन्नता है। अगर कोई भी रोगी आया जिसको फिसर है, परिकर्तिका है, तो उसको आयुर्वेदा में उसको दोषानुसार चिकित्सा की जाएगी, कि अगर उसको मलबद्धता है तो किस वजह से है, उसका कोष्ठ कैसा है, मृदु है, मध्यम है, क्रूर है। जिस तरह का कोष्ठ होगा उसके पहले कोष्ठ को देखेंगे हम, कोष्ठ के साथ उसको अग्नि का देखेंगे, अग्नि का असेसमेंट करने के बाद उसकी अग्नि की चिकित्सा करेंगे, तो अंततः जो है फिसर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आधुनिक चिकित्सा में जो है वहां पे लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई ऑइंटमेंट दिया जाएगा, जैसे कि नेफेडिपिन का है, या कोई भी ऑइंटमेंट दिया जाएगा, या कि कोई सर्जरी, फ्लैप सर्जरी, एनल फ्लैप सर्जरी, लेटरल इंटरस्पेक्टोमी, LIS, इस तरह की कोई भी सर्जरी के लिए वो करते हैं। लेकिन आयुर्वेदा उससे क्यों भिन्न है? क्योंकि आयुर्वेदा में उस बीमारी को बेसिक से हम उसकी अग्नि को ठीक करेंगे, कोष्ठ को ठीक करेंगे, ताकि भविष्य में इसकी दोबारा इसको होने की संभावना ना रहे। तो डॉक्टर साहब, जैसा भी आपने बताया कि इसमें वो चिकित्सा में लेप वगैरह लगाया जाता है, ऑइंटमेंट का प्रयोग है, तो ये किस हद तक कारगर है? जी, देखिए, ये निर्भर करता है कि जो भी कोई भी अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन उसको सिर्फ उसके एक्सटर्नल लोकल पार्ट में उसको सहायक हुआ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें सिर्फ लोकल ही काम करने से काम नहीं होना है, उसके लिए मरीज का शुरू से जो उसका GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसको पूरा ठीक करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए अगर
मल मार्ग में कोई घाव हुआ, आपने उसको कोई लेप लगा दिया, कोई मलहम लगा दिया, वो ठीक हो जाएगा घाव। लेकिन जब तक उसकी अग्नि अच्छी नहीं रहेगी, उसका कोष्ठ अच्छा नहीं रहेगा, उसका पाचन अच्छा नहीं रहेगा, उसको बार बार कॉन्स्टिपेशन बनता रहेगा, तो वो बीमारी दोबारा फिर से होती रहेगी। जैसे सर अभी आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बोला, तो कॉन्स्टिपेशन में डाइट का बहुत बड़ा रोल आता है। तो ये फिशर के मामले में डाइट किस हद तक कारगर है, या जी। इसमें कहाँ तक का इसका रोल है? जी, डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि अगर किसी भी व्यक्ति का खान पान और उसकी दिनचर्या सही है, व्यक्ति सही समय में सोता है, सही समय में जगता है, उसका खान पान अच्छा है, तो बहुत हद तक इस बीमारी से वो बचा रह सकता है। जैसे कि अभी आपने बोला, अभी इसमें फिशर में एक तो सबसे बड़ा कारण होता है जो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के बाद, उनको फिशर सबसे ज्यादा होता है। तो उनको प्रेगनेंसी के बाद भी खान पान की अपनी शैली को विशेष रूप से सुधारना चाहिए। जैसे कि उनको रेशेदारी वाली सब्जियां, फल फूल ये तो खाना ही, उसके अलावा उनको हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना, घूमना, और अगर इस तरह की थोड़ी भी अगर कंप्लेन होती है तो उनको तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे 2 सीधे क्वेश्चन करूंगा। इनमें फिशर में कब हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और हमारे क्षार सूत्र और अग्निकर्म जैसे जो पारंपरिक हमारी जो विधाएं हैं, इनका कहाँ तक उपयोग है और किस हद तक कहाँ इन्हें यूज करना चाहिए? जी, ये भी आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया, जो कि एक सामान्य जन को बिल्कुल जानना चाहिए इसको। देखिए, क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को फिशर की समस्या हुई, मतलब उसको अगर मल मार्ग में जलन हुआ, दर्द हुआ, खून लग के आया, लेटरिन से लग के आया, या कि बूंद बूंद करके आया, तो वो चिकित्सक के पास आएगा। चिकित्सक जो है उसको या तो पररेक्टल एग्जामिनेशन करके, या जरूरत पड़ी तो वो प्रोक्टोस्कोपी करके, हालांकि अगर कोई रोगी परिकर्तिका का है, फिशर का है, तो उसमें प्रोक्टोस्कोपी नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अगर रोगी है तो उसका जो लेटरिन का रास्ता होगा वो फिशर की वजह से संकुचित हो जाता है। अभी हम आपको अगर मॉडर्न के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम बोलें, तो जो फिशर होता है वो स्पाज्म ऑफ इंटरस्फिंक्टिक मसल इज नोन एज फिशर। ओके, सो जो इंटरस्फिंक्टिक मसल्स होती है, उसका जब स्पाज्म हो जाता है तो उसकी वजह से जो मल मार्ग होता है वो संकुचित होता है। इसीलिए इसमें चिकित्सा की, जैसे आपने बात की कि कहाँ किस हद तक आयुर्वेदा फलदायी है और कहाँ जो है मॉडर्न का रोल है, तो इसमें जो है, जब रोगी अगर एक्यूट स्टेज का है, मतलब अगर 4 हफ्ते के पहले की बीमारी है, तो उस समय डेफिनेटली आयुर्वेदा की जो विधाएं हैं वो फायदा करती हैं। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से है हमारा जो लेप का है, जात्यादि घृत का रोल है, जात्यादि तेल का रोल है, सुगंधादि लेपम का रोल है। कोई भी व्रण रोपक औषधियों का स्थानिक प्रयोग फायदेमंद है। उसके साथ साथ हम उसके अग्नि को, उसके कोष्ठ को, उसके पाचन को, उसके पूरे जीआईटी तंत्र को ठीक कर दें। तो ये जो क्षार सूत्र अग्निकर्म या ऑपरेशन है, इनकी सफलता दर में किस हद तक बदलाव है या क्या अंतर है? देखिए, अभी मैंने आपने बोला, जैसे अगर कोई भी रोगी, उसको अगर क्रोनिक फिशर है, तो क्रोनिक फिशर अगर का रोगी है, उस स्थिति में हमें या तो जो हमारी आयुर्वेदा की जो विधाएं हैं, जैसे कि क्षार का प्रयोग करना या गुद विस्फारण कर्म करना, इस तरह की विधाएं फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमारा इंटरस्फिंक्टिक मसल है उसको हमको रिलैक्स करने की आवश्यकता होती है। या वस्ती का प्रयोग, जो हमारी आयुर्वेद संहिताओं में बताया गया है कि अगर इसमें मात्रा वस्ती की प्रयोग, जैसे जात्यादि तेल की मात्रा वस्ती का प्रयोग करें, या कोई भी व्रण रोपक तेल है उसमें हम अगर प्रयोग करेंगे, इवन अगर बूंद जो होता है, अगर वो 4 से 6 हफ्ते से पुराना है, ज्यादा दिन का है, तो उसमें हम व्रण शोधक, जैसे कि काशी सारी तेल है, उसकी मात्रा वस्ती दिया, कोई भी व्रण शोधक, व्रण रोपक तेल की अगर हमने वस्ती दी, तो उसका डेफिनेटली रोल है। तो कोई अगर व्यक्ति इसको लगता है कि मैं भविष्य में फिशर का शिकार हो सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति को अपने दिनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए कि वो भविष्य में फिशर से बचा रह सके? जी, इसके लिए उसको सबसे पहले तो अपने खान पान की अपनी पूरी शैली को सुधारना पड़ेगा। उसको दिनचर्या, रातिचर्या, उसको अपना डेली रूटीन में अपना घूमना, एक्सरसाइज करना, इन सब चीजों को, और अपने अग्नि का ध्यान रखना है। कभी भी बिना भोजन का पचे हुए दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। और जो हमारे शास्त्र में बताया गया है, जो भोजन का पूरा एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल को उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो इस तरह का ध्यान रखेगा, उसको कब्ज नहीं होगा, मलबद्धता नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली इस बीमारी से बचा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कोई योगासन है या कोई दिनचर्या में बदलाव है जिनको मतलब करने से सीधा इस पे असर पड़ता है?
जी बिल्कुल। जैसा आपने पूछा तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये है कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। इसलिए जैसे आपने बोला कि कोई अगर योग और आसन की, तो हमेशा भोजन के बाद जो वज्रासन उसका उसमें बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद उसको टहलना चाहिए, कम से कम 250 कदम चलना चाहिए। उसके अलावा उसको अपने रूटीन में सबसे जरूरी है कि अपने खाने में सलाद की मात्रा जरूर रखे। जैसे कि वो अगर खीरा है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, फाइबर्स वाली जो चीजें, फलों में पपीता है, नाशपाती है, अनानास है, ऐसे फलों का प्रचुर मात्रा में वो सेवन करें। तो डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि जो पेशेंट होते हैं, गुदा मार के जो पेशेंट होते हैं, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं डॉक्टर से बात करने में। कभी समस्या होती है तो वो उनके पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, कभी भी किसी भी बीमारी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर गुदा मार की बीमारी है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई रोगी मेरे पास आए हैं जो सामान्य रूप से बवासीर की बीमारी लेके आए, लेकिन जैसे ही मैंने उनको प्रोक्टोस्कोपी की या रेक्टोस्कोपी की तो मैंने देखा कि उनको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी देखने को मिली। इसलिए कभी भी किसी भी मरीज को अगर कोई भी समस्या आए तो उसको तत्काल जो है चिकित्सक से, स्पेशली जो गुदा रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे जरूर संपर्क करना चाहिए, ताकि वो जितना भी जल्दी हो सके उस बीमारी को जांच करके देख के उस बीमारी की पहचान कर सकें। इसलिए कभी भी किसी भी रोगी को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मरीज फिर भी इलाज ना कराए और इसको छुपा कर रखे तो उन्हें क्या क्या जटिलताओं का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है? ये आपने बहुत सही पूछा, क्योंकि अगर किसी भी रोगी, कोई भी रोग है, अगर कोई भी व्याधि अगर सही समय में उसका इलाज नहीं हुआ तो वो निश्चित रूप से आगे उपद्रव में परिवर्तित हो जाएगी। अगर कोई फिशर का रोगी है, परिकर्तिका का रोगी है, अगर उसने सही समय में इलाज नहीं लिया तो उसको आगे जाके फिस्टूला, जो वहाँ पे भगंदर की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा वहाँ जो है इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन की वजह से उसको एनोरेक्टल एब्सेस जिसको बोलते हैं, वहाँ विदृधि बन सकता है। उसके अलावा उसको भयंकर जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। इवन कई रोगी ऐसे आते हैं जिनको कि मतलब इतना ज्यादा इसका फिसर हो जाता है कि वो सही समय में इवन मल त्याग करने भी नहीं जाते और उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसलिए कभी भी इस बीमारी को, कभी भी किसी भी रोगी को इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। उपेक्षा करना एक कहीं ना कहीं और दूसरी बीमारियों का आमंत्रण होता है। तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर अपना पॉडकास्ट समाप्त करेंगे, उससे पहले आप कुछ इस बीमारी के बारे में और कुछ बताना चाहें या लोगों को समझाना चाहें कि ये कितना आसान है और इसके निवारण में कितनी सुविधाएं हैं जो आप ले सकते हैं? जी, सामान्य जन को सबसे पहले तो उसको, अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले उसको अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। उसको अपने खान पान में हमेशा जो है ध्यान देना चाहिए। अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर फिशर की समस्या आती है तो वो बिना संकोच, क्योंकि कोई भी बीमारी है, चाहे मलवार की बीमारी हो, चाहे किसी और शरीर के भाग की हो, उसको उसमें कोई संकोच शर्म नहीं करना चाहिए और अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करके और उसका वो इलाज के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद। अगर कोई हमारा श्रोता आपसे बात करना चाहे, इसके बारे में और जानना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जी, कोई भी अगर रोगी चाहता है, उसके बारे में जानकारी चाहता है, तो मेरे मोबाइल नंबर जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है वो उस पर संपर्क कर सकता है। और इसके बारे में बाकी सब चीजें जो है मैंने जो भी हुआ है बता दिया है। इसके अलावा आप कहाँ पर, किस कार्य क्षेत्र में कहाँ मिलते हैं, कहाँ आपका पीडी रहता है? जी, अभी तो मैं जैसे MS जो है अंतिम वर्ष का छात्र हूँ यहाँ श्री जय सरस्वती आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान चेन्नई में। इसके अलावा मैं रीवा में जो है और मध्य प्रदेश शासन में भी दे रहा हूँ, आयुर्वेद चिकित्सा शासन में भी दे रहा हूँ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में। तो मेरे संपर्क में जो भी है, मेरा संपर्क नंबर से वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे टेलीकास्ट में आने के लिए, पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर तिवारी जी से कि वो अपने चाहने वालों, अपने परिवार वालों से एक बार निवेदन करके इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ये जो हमारा पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों के बीच भेजिए, ताकि लोग भी इस बीमारी से जान सकें। और किसी भी बीमारी की जानकारी ही सबसे पहली उपचार की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।